नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन चित्रकला। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए अंत तक इसको जरूर देखेंगे और याद करेंगे। इसमें फैक्ट के साथ साथ मैंने बहुत कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास भी किया है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें से प्रश्न कहाँ बनेगा, लेकिन वो चीज़ें आगे और पीछे आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरे ध्यान से लगातार चीज़ों को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला। गुप्तकाल की चित्रकला कैसी थी? ठीक है, ये आर्ट का पॉइंट है, आर्ट आपके सिलेबस में है और ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रकला के अंदर हम बात करें तो गुप्त काल में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। अब दो बातें हैं, देखिए यहां से दो प्रश्न बनते हैं। अगर आपको पूछे कि मंदिर निर्माण कला जो थी वो गुप्त काल के अंदर शुरू हुई थी या पूर्ण हो चुकी थी, तो बात है कि शुरू हुई थी। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी, लेकिन चित्रकला ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। इसके ऊपर काम मतलब गुप्त काल तक जो है वो भारतीय लोगों ने पूर्णता प्राप्त कर ली थी, मतलब उसमें अब कोई रिसर्च की आवश्यकता भी नहीं थी। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। ठीक है, कि आपको चित्रकला के बारे में पूछे तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से पर्याप्तता हो चुकी थी, इसमें यानी पूर्णता प्राप्त कर चुके थे, लेकिन मंदिर निर्माण कला जो है उसकी इसमें शुरुआत हुई थी। ठीक है, विकास होना शुरू हुआ था, डेवलपमेंट चालू हुआ था। पहली बार कहने का मतलब गुप्त काल में ही मंदिर बने थे पहली बार। ठीक है, अगली बात आती है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण या विष्णु पुराण बोल सकते हैं इसे, का तीसरा अध्याय चित्रकला का वर्णन करता है। अब ये फैक्ट है कि उस समय का एक पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, लेकिन उस पुराण से ये मालूम पड़ जाता है कि भाई चित्रकला जो है वो ये लोग करते थे, और चित्रकला जो गुप्तकालीन चित्रकला थी उसका भी काफी उदाहरण उसमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक किताब एक समय लिखी गई ऐसा नहीं है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। तो मूलतः ये गुप्त मौर्य काल से जुड़ी हुई किताब है विष्णु पुराण, लेकिन उसके बाद में जो गुप्त काल आया उसकी भी जानकारी इसके अंदर देखने को मिलती है, तो वो चित्र भी इसमें मिलते हैं। तो मतलब दो प्रश्न हो गए आप में। पहला प्रश्न क्या है कि चित्रकला की पूर्णता किस काल में हो चुकी थी? गुप्त काल में चित्रकला की पूर्णता हो गई। दूसरा, इसका उदाहरण या इसका वर्णन की गुप्त काल की पूर्णता थी। पूर्णता थी इसका मतलब कि वह पहले से था, तो पहले से था इसका मतलब विष्णु पुराण जो मौर्य काल से था और वो उस समय भी चल रहा था, और उसमें चित्र थे किसमें? विष्णु पुराण में। इसका मतलब कि चित्रकला का काम तो पहले से ही चला रहा था, गुप्त काल में तो उसे पूर्णता ही प्राप्त हुई थी। तीसरी बात, जिसे चित्रसूत्र कहा जाता था, इसका नाम था चित्रसूत्र। विष्णु पुराण के जो चित्र इसमें लिखे हुए थे उसे चित्रसूत्र कहते थे। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला का चौथा स्थान है। वात्स्यायन का कामसूत्र एक किताब है, महत्वपूर्ण किताब उस समय की। उस किताब के अंदर 64 कलाएं बताई गई हैं, जो उन 64 कलाओं में से एक कला का नाम चित्रकला है। मतलब उस समय चित्रकला को बहुत बड़ा महत्व दिया गया था। वात्स्यायन ने भी बहुत बड़ा महत्व दिया था चित्रकला को, और चौथी महत्वपूर्ण कला बताया था 64 कलाओं में से। मतलब चित्रकला के बारे में काफी अध्ययन उसमें हो चुका था। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जो हमने क्या क्या पढ़ी? पहली बात, गुप्त काल के अंदर पूर्णता प्राप्त कर चुके। पूर्णता प्राप्त इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण यह है कि विष्णु पुराण के अंदर एक जो चित्र बने हुए हैं जिसे कि चित्रसूत्र कहा जाता है, ठीक है, वो उसका प्रमुख उदाहरण है कि भैया ये विकास प्राप्त कर चुके थे, मतलब उनका पूर्णतः विकास हो चुका था। चित्रकला का गुप्त काल में पूर्ण विकास हो चुका था, ये इस बात का प्रमाण है। अगली बात, वात्स्यायन का जो कामसूत्र है उसमें जो कलाएं बताई गई 64 कलाएं, उनमें से चौथी कलाई शुरुआत में ही किसको मान लिया गया? चित्रकला को मान लिया गया। मतलब इसका महत्व भी बड़ा रहा उस समय। ठीक है, तो ये चित्रकला की शुरुआत हो गई, यानी किस प्रकार से उस समय चित्रकला को देखा जाता था, तो अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रूप में माना जाता था। अब है प्राचीरांकन। प्राचीरांकन का मतलब क्या हुआ? प्राचीर यानी दीवार। ठीक, दीवार के ऊपर जो अंकन हुआ वो प्राचीरांकन कहलाया। तो आपसे सीधा पूछा सकता है कि प्राचीरांकन गुप्त काल में क्या था? तो दीवारों पे चित्र थे, साधारण सी जानकारी है। तो जो चित्र दीवार पर बनाए गए वो प्राचीरांकन थे। इसमें से प्रश्न बनता भी नहीं है, लेकिन जानकारी इसकी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, वहां आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, उसके बारे में जानना है। उत्कीर्ण कला। उत्कीर्ण कला क्या थी?
तो उत्कीर्ण कला में क्या था कि जैसे दीवार बनाएगी, अब उसका प्लास्टर हो रहा है, उस प्लास्टर के अंदर ही उस दीवार में ही कोई कलाकृति उत्कीर्ण कर दी गई, उसमें बना दी गई। कोई भी आपने कई बार देखा होगा मंदिरों में या कई जो आपने पुरातत्व के स्थल आप जाओगे तो वहाँ दीवार में ही एक कोई मूर्ति निकाल दी गई, उस प्लास्टर में से ही बना करके और मूर्ति निकाली हुई, फिर उसमें हम रंग भर सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उत्कीर्ण कला। दीवार पे उत्कीर्ण किया गया है, ठीक, उस पे चित्र नहीं, दीवार पे ही उकेरा गया है, तो उकेरा गया है, उससे क्या कहा गया? उत्कीर्ण कला। तो दीवारों से उभरी हुई मूर्तियों पर जो चित्र होता था उसे क्या कहते थे? उत्कीर्ण कला कहा गया। अगली चीज चित्रपट। चित्रपट क्या होता है? कपड़े के ऊपर जो चित्र होते हैं वो, पट यानी कपड़ा और चित्र यानी चित्र, तो कपड़े के ऊपर चित्र है वो चित्रपट कला है। फिर आता है इन सब चीजों की जो बनाए गए, ये चित्रपट बनाए गए, प्राचीरांगन बनाया गया, या बोल सकते हैं कि उत्कीर्ण कला जो थी, इन सब के लिए कला तो चाहिए था, कला तो उसके लिए थी। अब वो कला का जो पार्ट था वो कैसा था, उसकी जो विधि थी वो कैसी थी? तो गुप्त काल में चित्रों के निर्माण की दो विधियां थी। कितनी विधि थी? दो विधि। पहली विधि जो है वो है फ्रेस्को और दूसरी है टेम्पेरो। फ्रेस्को और टेम्पेरो, ये दो याद रखनी है आपको। फ्रेस्को मतलब एकदम फ्रेश, ठीक, फ्रेश दीवार के ऊपर बनाए, वो क्या है? फ्रेस्को। और टेम्पेरो मतलब कि जो टूटी फूटी है, उसे याद रख लेना, टेम्पेरो को पहले से ही बनी हुई है और उसको जो है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करके फिर चित्र बनाया जाए, उसे क्या कहते हैं? टेम्पेरो। ये दो विधियां, अब ये नाम दिए गए अंग्रेजों द्वारा। उस समय गुप्त काल में ये नाम नहीं दिए गए थे, गुप्त काल में तो यूज कर लिया जैसे था वैसे ही, ठीक है भाई, नई दीवारों को कैसे यूज करना है, पुरानी को कैसे यूज करना है, इतनी बात थी उस समय। अब जब जो है इनका अध्ययन करने वाले अंग्रेज शास्त्री जो थे, अंग्रेज जो थे, जिन्होंने जो है आर्कियोलॉजिकल रूप से उन चीज़ों को ढूंढा, तो वो जो उन्होंने नाम दिया ना वो है ये। तो लेकिन एग्जाम में तो यही पूछते हैं अंग्रेजों वाले नाम ही, तो अपने को ध्यान होना चाहिए। फ्रेस्को पद्धति कौन सी होती है? टेम्पेरो पद्धति कौन सी होती है? तो फ्रेश दीवार पर हो वो फ्रेस्को, ऐसे याद रखना। और टेम्पेरो मतलब पुरानी दीवार पर। कैसे? वो देखो, फ्रेस्को विधि में गीले प्लास्टर पर चित्र अंकित किए जाते थे। सीधी बात है, गीला प्लास्टर मतलब जो प्लास्टर किया ही है नया नया, उसके ऊपर चित्र इकट्ठे किए, चित्र बनाए गए, वो क्या हुई? फ्रेस्को। फिर इस प्रणाली के तहत रंगों के साथ चूना नहीं मिलाया जाता। चूने की जरूरत क्या है? सीधा सीधा मतलब चूना तो वो प्लास्टर किया हुआ है, तो चूने से तो क्या है, तो वो तो प्लास्टर हो ही रखा है, उस पर ही बनाना है, तो उसमें चूने की जरूरत नहीं है, उसमें केवल रंग ही काम मिलेंगे। किसमें? फ्रेस्को में, ठीक है। टेम्पेरो प्रणाली के तहत, अब दूसरी टेम्पेरो यानी पुरानी प्रणाली, पुरानी दीवार के ऊपर बनाना है, तो पुरानी दीवार बनाना है तो वो गई टेम्पेरो प्रणाली। उसमें क्या करना है? टेम्पेरो प्रणाली के तहत चित्रण सूखी सतह पर होता है। इसमें क्या होता है? चित्र सूखी सतह के ऊपर बनाए जाते हैं, ज्यादा रंग के साथ अंडे की सफेदी और चूना मिलाया जाता था। अब उसमें जो रंग लगाए जाते थे, उसमें रंग में क्या था? चूने की सफेदी और दूसरा अंडे का छिलका जो है वो सफेदी हुई। तो सफेदी के लिए दो चीजें काम दे, चूने की सफेदी और एक अंडे की सफेदी, ठीक है। और ये चूना, ये दोनों मिला करके, भाई चूना और अंडा ये मिला लिया तो सफेद हो गया, तो उनको मिला करके फिर वो रंग तैयार किया जाता था सफेद, ठीक है। और उसको भी उस चित्रण में काम में लिया जाता था। अंतर इतना ही ध्यान रखना है, क्या? फ्रेस्को में फ्रेश दीवार पर है, तो फ्रेश दीवार पर है तो उसके अंदर केवल रंग चाहिए, लेकिन टेम्पेरो के अंदर क्या है कि दीवार पुरानी है तो उसमें फिर चूने की जरूरत भी पड़ेगी और सफेदी की जरूरत भी पड़ेगी, तो वो एक्स्ट्रा है, बाकी रंग तो है ही, ठीक है। इतना सा अंतर है दोनों में और कोई बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये जो कलाकृतियां की गई, चित्रकला की गई, तो उसके लिए प्रमुख स्थान कौन से थे जहां ये चित्रकलाएं जो है वो की गई थी? तो हम बात करते हैं सबसे पहले अजंता की। अजंता की जो गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, ठीक है, वहां पर चित्रकला का इसका बढ़िया शानदार प्रमाण देखने को मिला। कैसे? वो देखते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र की औरंगाबाद जिले के बघोरा नदी के किनारे स्थित है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में है, क्योंकि गुप्त काल से जुड़ी हुई है। तो सीधा प्रश्न यही हो गया कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र से है। और औरंगाबाद जिले में बघोरा नदी, ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक। इसमें कुल 29 गुफाएं बनाई गई हैं। टोटल गुफा कितनी इसमें? 29। इसमें से 4 चैत्यगृह हैं और 25 क्या है? विहार। तो 5 और 4 9 हो गई 29 गुफाएं, ठीक। चैत्यगृह का मतलब है बौद्ध रूप से वो जगह जहां पूजा पाठ होते थे, और विहार का मतलब है
कि वहां सिर्फ संत सन्यासी रहते थे बौद्ध धर्म के, ठीक है। तो 25 विहार हो गए, चैत्यगृह कितने हो गए 4, ये 4 पूजा पाठ के थे, बाकी में लोग रहते थे, ये समझ लो। अजंता की गुफाओं का पता सर्वप्रथम, अब इन गुफाओं की जानकारी कब मिली? भाई ये तो हो गई कि इन गुफाओं में है क्या, अब इनकी जानकारी क्या कब मिली? तो अजंता की गुफाओं का सर्वप्रथम 1819 ईस्वी के अंदर फौजी अधिकारी विलियम एस्किन ने इसका पता लगाया था। अजंता की गुफा का सबसे पहले पता किसने लगाया? एस्किन ने। मतलब ऐसे ही ऐस करने ही कहता है एक अंग्रेज, चलो घूम के आते हैं। अब वो ऐस करने गया तो वहां उसने देख ली क्या? गुफा, ठीक है। और उन गुफाओं का बाद में डिटेल उसने लोगों को बताई, फिर बाद में थोड़ी बहुत जानकारी बताई तो रिसर्च करने वाले आ गए, ठीक है। तो साधारण जानकारी तो किसने बताई? एस्किन ने। 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं की यात्रा की और प्रथम बार ब्रिटेन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसका विवरण प्रकाशित किया और पूरे विश्व को इसकी जानकारी मिली। मतलब एस्किन तो ऐस करने आया था और उसको दिख गई गुफा के अंदर चित्रित तरह से, जाकर के उसने बता दिया अलेक्जेंडर को। अब वो अलेक्जेंडर जो था वो जेंडर जो है वो चेक करने के लिए कि भाई महिलाएं थी या पुरुष थी, कौन है चित्र में, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ऐसे याद रखना उसको। तो अलेक्जेंडर आया, उसने पूरे चित्रों को देखा और उन चित्रों को उसने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो पत्रिका थी जो ब्रिटेन में थी, उस पत्रिका में उन चित्रों की जानकारी दी और उसको वहां पर छपवा दिया, ठीक है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो पत्रिका थी उस पत्रिका में अजंता की गुफाओं की जानकारी छपवा दी। तो 3 नाम याद रखने अपने, कौन कौन से? विलियम एस्किन घूमने आया था, शुरू में चेक करने आया था, ठीक है, उसको देख लिया था, उसको मालूम पड़ गया था। लेकिन रिसर्च किसने की? अलेक्जेंडर ने। इसी ने प्रकाशित करवाया। किस में प्रकाशित करवाया? एशियाटिक सोसाइटी, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित करवाया, पूरी दुनिया को इसकी जानकारी मिल गई। ऐसे सामने आई कौन? अजंता की गुफा। तो इस पैराग्राफ में हमने 2 बातें सीखी। अजंता की गुफा कहाँ और कैसी है, दूसरा इसको दुनिया के सामने कौन लेके आया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ। तो इनका निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया, ठीक है। 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईस्वी तक, मतलब समझ रहे हो कई वर्ष लग गए। 200 तो वो लग गए और 7वीं शताब्दी तक ये, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि भाई लगे ही रहे लोग बनाने के लिए, जो राजा आया उसने अपनी तरफ से नई गुफा बनवा दी। तो ऐसे अलग अलग कालों के अंदर अलग अलग गुफाएं बनी हुई हैं, ठीक है। सर्वाधिक योगदान इस पूरे टोटल टाइमिंग में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था? वाकाटक वंश का, ठीक। अजंता की गुफा का चित्र मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि अजंता की गुफा जो है उनका मुख्य रूप से संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। कुल 29 गुफाओं में से केवल 6 गुफा, अब आप कहोगे सर इसमें गुप्त काल का नाम तो नहीं आ रहा। गुप्त काल का नाम, इसमें गुप्त काल में खूब काम हुआ था इन गुफाओं के अंदर। तो गुप्त इसलिए अजंता की पूरी गुफा पढ़नी पड़ेगी, पूरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। अजंता की गुफा अपने आप में एक टॉपिक ही पूरा पढ़ना पड़ेगा अपने को, इसलिए ज़्यादा इसमें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पूरा याद करना है और मैं याद करवा ही रहा हूँ, कोई घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें ये चीज़ छोड़ सकते हो कि वाकाटक वंश ने सर्वाधिक योगदान किया, ये प्रश्न नहीं पूछेगा क्योंकि गुप्त काल की बात कर रहा है तो क्यों पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो पूछेगा कि अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से ज़्यादा था, ये पूछ सकता है, तो बौद्ध धर्म से है। तो ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें डिटेल के लिए काम आएंगी। कुल 29 गुफाओं में से केवल 6 गुफाएं 1, 2, 9, 10, 16 और 17 के चित्र ही शेष रहे हैं। मतलब इन गुफाओं के अंदर ही चित्र रहे हैं, बाकी के चित्र रहे ही नहीं है। तो कौन कौन सी गुफा अपने काम की हो गई चित्रकला में? 1, 2, पहली दूसरी, फिर सीधे चले जाओ नीचे, एक से लेकर के 10 की लाइन में शुरू वाली 2 और लास्ट वाली 2, तो 1, 2 और 9, 10 हो गई। 1 से 10 की लाइन में 4, तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आगे जाओगे तो 16, 17, ठीक है। अगले लाइन में 2 ले लो, बस इतना ही है। 1, 2, 9, 10 और 16, 17, ये जो गुफाएं हैं इनके चित्र ही शेष हैं, बाकी चित्र अब दिखाई नहीं देते। तो अपने को यही याद रखना है, ठीक है, कि कौन सी गुफाओं के चित्र हैं। तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10 और 16, 17 गुफाओं में ही चित्र पाए जाते हैं। अगली बात, 9, 10 की गुफा चित्र सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन चित्र कौन सी गुफा के हैं? 9वीं और 10वीं गुफा के। इसका निर्माण पहले से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। भाई इस गुफा का निर्माण कब हुआ, इसके चित्र कब बने? तो पहली दूसरी शताब्दी में हुआ। 16वीं 17वीं गुफा चित्रों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अब ये काम
अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर वाली जानकारी मैंने क्यों दी, फिर जरूरत ही क्या थी, हटा देता सीधा यही। लेकिन अब आपको मालूम है कि उसमें कौन सी गुफाएं थी, उनमें से कितनी बची, जानकारी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ें याद रखने के लिए काम आती है। आगे पीछे की जानकारी होती है तो चीज़ें याद रहती हैं, और याद ही करनी है, रटना थोड़ी है, रट के तो फिर भूल जाओगे। चीज़ें याद रहें, इसके लिए सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। हाँ, यहाँ इतना सा काम है समझाने के लिए, रटने का नहीं है। ये मत याद करो, बस समझो इनको, याद तो यही करो, याद तो यही करो, लेकिन इनको समझना जरूरी है। 16वीं और 17वीं गुफा के चित्रों का निर्माण गुप्त काल के अंदर हुआ, मतलब पहली दूसरी का भी नहीं, 9वीं 10वीं का भी नहीं, बच गई कौन सी, 16वीं 17वीं। 16वीं 17वीं गुफा का संबंध किससे है, गुप्त काल से है। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 26 ईस्वी में बने। अजंता की चित्रकला में गैरिक कला, अब आती है काम की बात, क्योंकि वो तो चाहे ये हो, चाहे पहली दूसरी हो, चाहे कोई सी हो, तो ये विशेषता सारी किसकी है, तीनों की है, सबकी है, तीनों पार्ट हो गए, पहली दूसरी हो, चाहे 9वीं 10वीं हो, चाहे 16वीं 17वीं हो, तीनों जगह ये विशेषताएं चली। इसका मतलब ये है कि 16वीं 17वीं में भी यही विशेषता है और यही अपने को काम आएगी। ये 16वीं 17वीं गुप्त काल की है, तो ये विशेषताएं अपने सारी काम की है। अब ध्यान से सुनना कि जो अजंता की चित्रकला है उसमें गैरिक, लाल, पीला, नीला, सफेद और हरे रंग का प्रयोग हुआ है, मतलब लगभग सारे रंग ही काम में आए हैं। ठीक है, लेकिन काम के जो अच्छे रूप में हमें याद रखने हैं, ढंग से याद रखने हैं, उनमें देख लीजिए। एक तो गैरिक शब्द याद रखना, यह आ जाए समझ लेना, गुप्त काल के अंदर अजंता की गुफा में काम में लिया गया था। गैरिक, लाल, पीला, नीला, ये अपने यहाँ जो है तीनों रंग ज़्यादा, और सफ़ेद, ठीक है, ये अपने बेसिक रूप में लोकल डिजाइन में हमेशा ही काम आते हैं, तो वही है, ज़्यादा नए नहीं है। हरे रंग का प्रयोग भी वही है, तो ये बेसिक कलर ही है। लेकिन अब इनमें से कौन विशेष रूप से काम में लिए गए, देखो, लाल और पीले रंग का बहुतायत से प्रयोग किया गया। ये दो याद रखने कि सर्वाधिक प्रयोग कौन से लिए गए, तो लाल और पीला, ठीक है ना, पीला कलर और लाल कलर, ठीक है। हाथ पीले कर दिए, और फिर हाथ पीले करने के बाद में जब शादी हो जा रहा है, एक दूसरे को पीटना शुरू करें, तो गाल भी लाल हो गए, तो पीले और लाल हो गया। याद रखने के लिए है, वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया। महत्वपूर्ण है कि चित्रकला में अजंता से पहले नीले रंग का प्रयोग नहीं होता था, मतलब अजंता में ही पहली बार नीले रंग का प्रयोग हुआ। ये अगली चीज इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। चित्रकला में पहली बार अजंता में ही नीला रंग प्रयोग में लिया गया, इससे पहले नीला रंग प्रयोग में नहीं होता था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। फिर दूसरी गुफा चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दूसरी गुफा जो बनी थी, उस गुफा के अंदर जो है नीले रंग का प्रयोग किया गया था। लेकिन इतना याद रखना तुम तो क्या, कि अजंता की गुफाओं में पहली बार नीले रंग का प्रयोग किया गया था, और सर्वाधिक प्रयोग किनका है, लाल और पीले रंग का। विविध गुफाओं में प्रमुख चित्र, अब जो बाकी जो बच गई उन गुफाओं के प्रमुख चित्र अपने को याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से चित्र वहां पर प्रसिद्ध थे, चित्रों के नाम याद रखने आप, ठीक है। गुफा संख्या 16, 17 चूंकि अपने काम की है, इसलिए 16 की बात अपन प्रमुख रूप से करेंगे, 17 की बात प्रमुख रूप से करेंगे। ये याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि ये दो ही क्या थी, गुप्त काल से जुड़ी हुई थी। ज्यादा डिटेल अपन वो दो की पढ़ेंगे, जानकारी सबकी हो गई, लेकिन अब ये याद रखनी है, ठीक है। गुफा संख्या 16 का निर्माण वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन के सामंत वराहदेव ने करवाया था। पहली बात कि इसका ये 16वीं गुफा जो थी वो गुप्त काल से जुड़ी हुई जरूर थी, लेकिन इस गुफा के अंदर जो चित्र बनवाए गए वो किसने बनवाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो है कि गुप्त काल से जुड़ी हुई दो गुफाएं थी, 16वीं और 17वीं। तो ये तो 16वीं हो गई और ये हो गई 17वीं। तो 16वीं और 17वीं गुफा, ये दो गुफाएं पे प्रमुख रूप से ध्यान में होनी चाहिए। अब देखना, गुफा संख्या 16 का निर्माण, अब निर्माण ध्यान रखना है, क्योंकि इस 16 में जो चित्र बने थे ना वो गुप्त काल के हैं, निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ था, ठीक है। तो अपने को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा फिर कि भैया इसका निर्माण कब हुआ था, क्योंकि 16वीं गुफा के अंदर चित्र गुप्त काल में बने, तो वो गुफा का निर्माता भी तो ध्यान होना चाहिए ना। तो वाकाटक वंश के नरेशों ने निर्माण करवाया था, इसलिए 16वीं गुफा का निर्माण वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन के सामंत वराहदेव ने करवाया था, मतलब वाकाटक वंश के समय इसका निर्माण हुआ था, और उसका जो सामंत था वराहदेव, उसने करवाया था। किसका सामंत था, पृथ्वीसेन का। अगली बात, इस गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी है। ये चीज अपने को याद रखनी, क्योंकि गुप्त काल में तो यही बनी, गुफा तो बनवा दी, ठीक, किसने बनवाई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि गुप्त काल में मरणासन राजकुमारी का चित्र बना, और ये किस गुफा में बना, 16वीं गुफा में।
और ये अपने एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसलिए इस गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी का है, जो कि बुद्ध के सौतेले भाई नंद की रानी सुंदरी का है। किसका है ये चित्र? बुद्ध के सौतेले भाई नंद की रानी का है। बुद्ध के सौतेले भाई नंद जो है, सौतेला भाई था नंद, और उसकी रानी जो है उसका, जिसका नाम था सुंदरी, उसका चित्र है। और वो चित्र रानी का चित्र कहलाता है। और ये किस गुफा में है? 16वीं गुफा में। ठीक, और किस काल का है ये? गुप्त काल का। ठीक है, अगली चीज 17वीं गुफा। 16वीं गुफा का प्रसिद्ध चित्र हो गया, 17वीं गुफा में आओ। 17वीं गुफा को चित्रशाला ही कहा जाता है पूरी को। 17वीं तो पूरी क्या है? चित्रशाला। इसमें अधिकतर बुद्ध के जीवन के संबंधित चित्र ही हैं, जिसमें बुद्ध का जन्म कब हुआ, महाविनिष्क्रमण कब हुआ, महापरिनिर्वाण कब हुआ, ये डिटेल पूरी आती है उसकी। ठीक है, बुद्ध के जीवन की सारी घटनाएं उसमें वर्णित है, और इसलिए इसे चित्रशाला ही कह देते हैं पूरी। इसमें खूब चित्र है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र किसमें है? 16वीं में, और 17वीं में बुद्ध के बारे में डिटेल है। ये दो बातें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, ये बिल्कुल आपको नहीं भूलनी है। ठीक है ना, 16वीं और 17वीं गुफाएं प्रमुख रूप से गुप्त काल से जुड़ी हुई हैं। 17वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र, अब 17वीं गुफा का सबसे श्रेष्ठ चित्र कौन सा है? माता एवं शिशु का माना गया है। माता का, और माता को पालती हुई माता जो है शिशु को पाल रही है, इस प्रकार का चित्र आपको दिखाई देगा 17वीं गुफा में, जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है। ठीक, अब ये 9वीं 10वीं गुफा है, इनको हम जानकारी के लिए पढ़ेंगे। 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र में सबसे प्रसिद्ध चित्र राजकीय जुलूस का होता है। राजकीय जुलूस का चित्र है 9वीं 10वीं गुफा में। तो आपको प्रमुख रूप से कौन सी याद रखनी है? 16वीं और 17वीं गुफा की डिटेल। तो 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी, 17वीं गुफा में बुद्ध का सारा जीवन, और सबसे प्रसिद्ध चित्र 17वीं गुफा का वो है कि माँ और बच्चे का। ठीक है, अगली चीज, पहली दूसरी गुफा में के चित्र पुलकेशिन द्वितीय के समय है के हैं, छोड़ दो, आगे आ जाओ। पहली गुफा के चित्रों को बोधिसत्व पद्मपाणि और पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आए पारस नरेश खुसरो के राजदूतों का चित्र सर्वाधिक आकर्षक है। ठीक है, अब ये सब चीजें अपने को कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 16वीं 17वीं गुफा अपने को प्रमुख रूप से याद रखनी है। और ध्यान ये रखना है कि पहली दूसरी 9वीं 10वीं और 16वीं 17वीं ये गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता की गुफाओं से संबंधित है। रह जाएगा याद? ठीक है, अब आ जाओ सीधा अपने काम की बात है, बाघ का चित्रकला। बाघ चित्रकला जो है उसका भी संबंध किससे है? गुप्त काल से है। तो पहले तो ये जानते हैं कि बाघ की गुफा है कहाँ, तो वो पड़ती है मध्य प्रदेश में। जिला कौन सा है? धार जिला। ठीक है, तो देखो बाघ के धातु में तो क्या होती है? धार। ठीक, और मध्य, धातु के मध्य में धार होती है, तो बाघ के मध्य में धार होती है, और उसके बीच में कोई आ गया, वो गया पूरा हो जाएगा। तो इसलिए उसके बारे में याद रखना आपको। क्या? 3 शब्द, बाघ की धातु के मध्य में क्या होती है? धार होती है। तो बाघ की चित्रकला मध्य प्रदेश में है और धार जिले में है। बाघिनी नदी के तट पर बाघ पहाड़ी में स्थित बाघ ही बाघ है। यह गुफा विंध्य पहाड़ी को काट करके बनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है कि विंध्याचल की पहाड़ियों में पड़ता है। ठीक है, कौन? बाघ जो क्षेत्र है बाघ नदी का, वो धार जिला जिसे हम बोलते हैं, और वहाँ पर ये बाघ जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं बाघ का ये जो पहाड़ी है, कौन सी? विंध्यन पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, उनमें बाघ है। बाघ किस में है? विंध्याचल की पहाड़ियों में। ऐसा याद रखना, बाघ कहाँ है? विंध्याचल की पहाड़ी में। ठीक, मध्य प्रदेश में पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक, धार जिला है, नदी है बाघिन। ठीक, ये स्थान बहुत जरूरी है, याद रखना चाहिए। अगली बात आती है कि सर्वप्रथम 1818 में इसकी खोज लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने की थी। अब इसका ध्यान रखना है कि बाघ किस में घूमता है? फील्ड में। ठीक है, बाघ फील्ड में घूमता है, इसलिए बाघ की गुफा की खोज किसने की थी? फील्ड ने की थी, डेजरफील्ड ने की थी। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं। टोटल गुफा कितनी इसमें? 9। उसमें कितनी थी? 29। इसमें 9। जहां अजंता के चित्र धार्मिक विषयों से प्रेरित है। धार्मिक विषय से थे, बुद्ध से जुड़े हुए थे ज्यादातर चित्र। किसमें? अजंता की गुफा में। 17वीं गुफा पूरी बुद्ध से जुड़ी हुई थी। तो ये क्या है? बाघ की गुफा का संबंध किससे है? वहीं बाघ की गुफा के चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है, क्योंकि बाघ को क्या नहीं करना? बाघ जो है वो भाई जो जनता है, सारी जनता, वो करो अध्यात्म का काम। बाघ अध्यात्म का काम नहीं करता, बाघ तो शिकार का काम करता है। इसलिए इसका सीधा सिस्टम किससे है? लौकिक जीवन से। बाघ गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र स्त्री पुरुषों का चक्राकार नृत्य है। ठीक है ना, तो अब इसमें याद रखना है कि स्त्री और पुरुष
चक्कर घुमा करके फिर नृत्य कर रहे हैं, ऐसा नृत्य बाघ की गुफा में देखा गया है। तो इसका मतलब अब याद कैसे रखेंगे? याद ऐसा रखो कि जब बाघ आ जाए तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चक्कर ही काटते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है। तो चक्राकार नृत्य की जो है वो किस गुफा में मिला? बाघ की गुफा में, जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गई। दूसरी ये होगी किस गुफा को खोजा किसने, ठीक है, कितनी गुफाएं हैं। तो सारे प्रश्न अपने याद रहना चाहिए। बाघ की गुफा किसने खोजी? फील्ड ने। कितनी गुफाएं? 9, ठीक है। कहाँ है बाघ की गुफा? मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ती है, ठीक है। ये साधारण सी बात है, अपने याद रखनी है। सबसे प्रमुख चित्र कौन सा है? सबसे प्रमुख चित्र इसका कौन सा है? स्त्री पुरुषों का चक्राकार नृत्य। ये ढंग से आपको याद रखना है। तो ये थी चित्रकला, लेकिन इसमें 2 चीजें स्पष्ट याद रखनी चाहिए अपने को, अजंता की गुफाओं के चित्र और दूसरे बाघ की गुफा के चित्र। साधारण रूप में तो 2 ही रहे, लेकिन 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें में निकालनी है 16वीं 17वीं गुफा, और उसके बाद में वो तो गई जनता की, वो धार्मिक थी, वो सारी चीजें ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या क्या था, उसके अंदर 16वीं गुफा में क्या था, मरणासन राजकुमारी, 17वीं गुफा में बुद्ध की जानकारी, ये सारी डिटेल अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। इसी प्रकार बाघ की गुफा में से अपने को जो याद रखना है वो ये है कि इसकी खोज किसने की? फील्ड ने खोज की। 9 गुफाएं हैं। इसमें सबसे प्रमुख गुफा कौन सी है? वो है कि भाई चक्राकार नृत्य करते हुए महिला और पुरुष। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो दोनों चीजें याद रखनी है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, धार जिले में। ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, चित्रकला भी आपकी कंप्लीट हो गई। यानी आज गुप्त काल का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण रहेगी वो है मुगल काल के संदर्भ में, यानी नेक्स्ट टॉपिक अपना है मुगल काल की लिटरेचर, उसके बाद आर्ट और आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उन पे चर्चा कल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।